हेलो एवरीवन। सो आज जो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डिसीजेज एंड विटामिन्स। ओके, ये टॉपिक ऐसा है कि आपके एग्जाम में बायो में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, और आप देखो बायो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट इस टाइम आपके एग्जाम को देखते हुए और टाइम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। तो आज हम बायो में डिसीजेज एंड विटामिन्स देखने वाले हैं, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले आप देखो हम ह्यूमन डिसीज देखेंगे जिसको मानव रोग कहा जाता है। ओके, तो ह्यूमन डिसीज को ना मेनली हम कैसे पढ़ते हैं, कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जेनेटिक डिसीज होते हैं जिसे हम अनुवांशिक या जन्मजात बोलते हैं। ओके, दूसरे होते हैं हमारे एक्वायर्ड डिसीजेस और इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। ओके, तो सबसे पहले आप देखो हम जेनेटिक डिसीज में देखते हैं जो अनुवांशिक रोग होते हैं। ओके, जो अपने पेरेंट्स से अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो देखो अब जैसे कि हीमोफीलिया हम पढ़ते हैं, सिकल सेल अनीमिया और सिंड्रोम, कई सारे सिंड्रोम होते हैं, राइट। अब आप देखो एक्वायर्ड डिसीज में हम पढ़ते हैं कंटेजियस यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज एंड कंटेजियस डिसीजेस वो होते हैं, राइट, जो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं पैथोजेंस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होते हैं जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कि कैंसर, अनीमिया, हार्मोनल डिसीजेज जो होते हैं, जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती है विटामिन की कमी की वजह से। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट है आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो स्टडी ऑफ ह्यूमन डिसीजेज कॉल्ड पैथोलॉजी। जो ह्यूमन डिसीज का स्टडी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डिसीज। अभी हमने देखा कि हीमोफीलिया एक क्या है, जेनेटिक डिसीज है। तो हीमोफीलिया को हम शाही रोग भी कहते हैं। ओके, जो फर्स्ट टाइम देखा गया था, जो महारानी विक्टोरिया की फैमिली थी, ओके, जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली थी, उसमें ये पहली बार देखा गया था हीमोफीलिया कॉल्ड शाही रोग। ओके, और ये एक इनहर्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको चोट वगैरह लग गई बहुत ज़्यादा तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता। ओके, तो ये कैसी डिसीज़ है, एक इनहर्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सेकेंड आप देखो सिकल सेल एनीमिया, जिसका शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, एक टाइप से सर्कुलर शेप होता है। ओके, बट इसमें क्या हो जाता है, जो शेप हो जाता है आरबीसी का सिकल जैसा हो जाता है। सिकल मतलब आपने हसिया वगैरह देखा होगा, ओके, जिसमें फसल वगैरह जो काटने के लिए यूज होती है, तो इस शेप का हो जाता है क्या, आरबीसी। ओके, तो शेप ऑफ आरबीसी बिकम सिकल लाइक। ये भी एक इनहर्टेड डिसऑर्डर है जिसको कहा जाता है सिकल सेल डिसीज एंड इट अफेक्ट द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। सो इट इज ऑल्सो अ इनहर्टेड जेनेटिक डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस, right. People not able to distinguish whether it is red color, green color, they feel difficulty. Okay, so color blindness is typically an inherited genetic disorder. Next is a genetic syndrome or genetic disorder is a genetic problem or condition which occur as a result of an abnormality. तो genetic syndrome वगैरह या कोई genetic disorder हो गया, okay, जिसमें कोई भी काम जो हम नेचुरल या नॉर्मल वे में करते हैं उसको करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये सब क्या चीज़ें हो गई, ये एक एबनॉर्मलिटी का रिजल्ट हो गया, तो इसको हम जेनेटिक सिंड्रोम या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिसीजेस को। तो मेन हमारा टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना है वायरस के डिसीजेस, प्रोटोजोआ के डिसीजेस, ओके, बैक्टीरिया के डिसीजेस, फिर हम पढ़ेंगे विटामिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले जो डिसीजेज होते हैं। ओके, सो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक फीवर, जिसको काला ज्वार या काला अजहर भी कहा जाता है, और ये होता है कौन से प्रोटोजोआ से, तो लेशमेनिया जो एक सैंड फ्लाई है, राइट। कैसे फैलता है ये, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो कंटामिनेटेड वाटर से। ब्लैक फीवर की बात हो रही है तो कैसे हम याद रखेंगे कि इसका जो प्रोटोजोआ है वो लेशमेनिया है। तो आप देखो काला अजहर लिखा है ना, काला अजहर, तो अब आप देखो इसका मतलब ये है कि आपको काला ज्वार होगा, बुखार हो गया, आप काले से समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो सब कुछ हमारा लेस हो जाएगा, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा तो सब कुछ लेस हो जाएगा। ओके, तो लेशमेनिया ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मलेरिया, बहुत फेमस है ये तो डिसीज़, और प्रोटोजोआ से होता है ये। कौन सा इसका प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। ओके, और एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है इसको ट्रांसमिट करती है, तो आपको याद रखना है एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। नेक्स्ट है अब आप देखो डाइसेंट्री, जिसको अमीबियासिस भी कहा जाता है, और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो है कंटामिनेशन वाटर और फूड से। अब यहाँ पे देखो डिसेंट्री को ही आप हिंदी में जिसको पेचेस भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो हम कैसे याद रखेंगे, अमीबियासिस लिखा है ना, तो अमीबियासिस से ही यहाँ पे देखो इसके नाम में भी आ रहा है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, तो ऐसे आपको प्रोटोजोआ भी इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, और ये उसी टाइम, ओके, तो जब ये आया था तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, तो इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। ओके, जिसको सोने की बीमारी कहा जाता है, नींद की बीमारी कहा जाता है। तो ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो ट्रिप्नोसोमा। तो देखो सोना से सोमा समझ में आ रहा है क्योंकि ये सोने से रिलेटेड है, तो स्लीपिंग सिकनेस सोमा, इसका प्रोटोजोआ हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ओके, अफेक्ट करता है ये ब्रेन को, किसको अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को, और कौन से जो इंसेक्ट है उसके बाइट से ये फैलता है, तो जो आपने सुना होगा तीसी फ्लाई। ओके,
तो जिसको सीसी फ्लाई, तीसी फ्लाई भी कहा जाता है, तो तीसी फ्लाई से ये फैलता है इसका ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आप देखो डायरिया, जिसको अतिसार कहा जाता है हिंदी में, ओके, और ये भी ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड वाटर से, अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को, ठीक है। सो देखो आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना है, आपने कई जगह पढ़ा होगा पायरिया, ओके, तो जो ब्लीडिंग गम्स होती है ना उसी को पायरिया कहा जाता है। तो आप देखो पायरिया ना हम कई जगह देखने को मिलता है कि ये बैक्टीरियल से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ पायरिया का दोनों होने का कारण है, यानी कि जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बोथ आर रीजन टू कॉज पायरिया, ओके। और जो बैक्टीरियल पायरिया जो होता है वो मेनली ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू प्रोटोजोआ, राइट। तो अगर आपको एग्जाम में पायरिया पूछे और प्रोटोजोआ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं दिया है तो आपको बैक्टीरिया टिक करना है। बट अगर बैक्टीरिया नहीं दिया है, प्रोटोजोआ दे रखा है, ओके, तो आपको प्रोटोजोआ टिक करना है। बट अगर दोनों दे रखा है तो आपको ज़्यादा किसको टिक करना है, बैक्टीरिया को टिक करना है। वैसे हम पायरिया को प्रोटोजोआ में भी पढ़ते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब आप देखो ये जो डिसीजेज है इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो हिंदी में इसकी ट्रिक है। तो देखो हिंदी में जब हम ट्रिक बना के याद करते हैं तो ईजिली याद रह पाता है, ओके। तो आप देखो कैसे आपको याद रखना है, बस ये याद करने की एक ट्रिक है। तो देखो पापा काम पर डेली सोते हैं, ठीक है। तो अब ये मत समझना कि पापा को यहाँ पे सोने के लिए बोल दिया, ठीक है, बस एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो पापा काम पर डेली सोते हैं, कैसे आप याद रखेंगे, तो आप देखो पहला है हमारा पापा, ठीक है, पापा से हमें क्या याद रखना है, पायरिया, पापा से पायरिया, ठीक है। अब देखो काम लिखा ना, तो क से हमें काला अजर याद रखना है, जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, तो क से काला अजर हो जाएगा। म से देखो हमारा मलेरिया हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा, पेचेस हो जाएगा, ओके। और देखो डेली लिखा है तो डेली से हमारा क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। सोते हैं से हो जाएगा सोने की बीमारी, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ओके। तो इस तरीके से आप प्रोटोजोआ के सारे जो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो डिसीजेज आप याद रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आप देखो वायरल डिसीजेज या वायरस से होने वाले जो इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं। सबसे पहले आप देखो कॉमन कोल्ड, ओके, कौन से वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। क्या नाम है इसके वायरस का, रेनो वायरस, ओके। स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में चेचक बोलते हैं, एंड इट इज कॉज बाय द वायरस वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, ओके। चिकन पॉक्स आता है तो वेरसियोला वायरस, याद रखना है आपको, स्मॉल पॉक्स वेरियोला, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस। रेबीज की बात करें तो रेबीज होता है लीजा वायरस से, रेबीज लीजा, तो रेबीज किससे होता है, डॉगी के काटने से, ओके, रेबीज लीजा वायरस। हेपेटाइटिस, जिसमें कई सारे इसके टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, ओके, हेपेटाइटिस बी, सी होता है, तो ये हेपेटाइटिस वायरस ही नाम है इसका, याद रखना है आपको। मीजल्स मॉर्मिली वायरस, तो मीजल्स मॉर्मिली वायरस, ओके। पोलियो देखो आप, तो पोलियो वायरस से ही होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से, जिसको आरएनए वायरस भी कहा जाता है। इंसेफ्लाइटिस, ये होता है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस से, क्या नाम है इसका, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस। मम्स यानी कि गर्ल्स हुआ, ये होता है पैरामाइक्सो वायरस से। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस। दिमागी बुखार, जिसको मेनिंगाइटिस भी कहा जाता है, एंटीरो वायरस, ये पूरा ग्रुप होता है वायरस का, एंटीरो वायरसेस, ओके। अब ये जो डिसीजेज है हम इसे कैसे याद रखेंगे, और आप लोग को बहुत सारे डिसीजेज याद भी होगा क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा, तो आप देखो कैसे हम इसे याद रखने वाले हैं। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक इसकी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, जैसे बोलते हैं ना पीछे छोड़ गई, तो पीछे से बस आपको पोइचे याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ओके। तो र से आप देखो क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। ख से खसरा हो जाएगा, ओके। ह से हो जाएगा हमारा हर्ब्स। मे से हो जाएगा मेनिंगाइटिस। हिट से हो जाएगा हेपेटाइटिस, हिट हेपेटाइटिस। प से पोलियो, एड्स, चेचक। छोड़ से हो जाएगा छोटी माता, ग से गर्ल्स हुआ, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजेस वायरस के, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स जो है, ओके, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं एड्स को चेक करने के लिए, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ओके। तो देखो आप एड्स का टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ओके, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ओके। प्रिवेंशन आप देखो, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है इसको, कौन सी औषधि देके, तो ज़िडोविडिन औषधि। कौन सी थेरेपी दी जाती है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कौन सी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एड्स से याद रखना है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिसा आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो बैक्टीरियल डिसीजेज जो होती हैं ह्यूमंस में, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि फेफड़े का क्षय रोग जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बहुत फेमस है, याद होगा आपको। डिप्थीरिया, ओके, तो ये होता है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिए, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरे, डिप्थीरिया बीमारी, ओके।
कॉलरा आप देखो जिसको हैजा बोला जाता है, ये विब्रियो कॉलरिया से होता है। लिप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। देखो जो भी इनके कॉजेटिव एजेंट है ना, तो उनके नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, बहुत ईजिली आप इसे याद कर सकते हो। ओके, अब आप देखो पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है, इट मीन्स कुकर खांसी या काली खांसी। ओके, जिसमें खांसते टाइम बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो आपने कहीं देखा होगा अपने आसपास या खुद भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो जो खांसी आती है ना, तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, कभी कभी खांसी ऐसी हो जाती है। तो काली खांसी जिसको बॉर्टेला पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, ये इसका कॉजिव एजेंट है। ओके, टिटनस यानी कि टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्लेग यर्शीनिया पेस्टिस, प्लेग किससे होता है? चूहों के काटने से। ओके, ग्यूनोरिया यानी कि सूजक, निसेरिया गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ओके, निमोनिया, डिप्लोकस निमोनिया और टाइफाइड। ओके, जो एक फीवर है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर किसी को टाइफाइड हो गया, बार बार टाइफाइड लौट लौट के आ जाता है। ओके, तो टाइफाइड को क्या कहा जाता है? लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। ठीक है, तो ये कौन से वायरस से होता है? तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये कॉजिव एजेंट आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए आपको याद हो जाएंगे क्योंकि इनके नाम से ही बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये सारे डिसीजेज हमारे होते हैं बैक्टीरिया से। इसकी ट्रिक क्या है आप देखो याद करने की, तो इसको याद करना है हमें पंडित का टिक न्यू है। जैसे ट्रिक होती है ना, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया के डिसीजेज को पंडित जी ने ट्रिक बनाई है, पंडित का टिक न्यू है। पास से क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। त से हो जाएगा टाइफॉइड जिसको आप तपेदिक भी बोल सकते हो हिंदी में। क से हो जाएगा काली खांसी। टी से हो जाएगा टिटनस एंड टीबी। क से हो जाएगा कुष्ठ रोग। न्यू से हो जाएगा निमोनिया। ह से हो जाएगा हैजा। ओके, और देखो ग्यूनेरिया और सिफिलिस आपको याद रखना है क्योंकि ये ट्रिक में इंक्लूड नहीं है। ग्यूनेरिया और सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डिसीजेज जो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इंक्लूड किए गए हैं, और ये डिसीजेज जो हैं घूम फिर के आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो टीबी। जैसे अभी हमने एड्स के पढ़ा था कि एड्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वैसे ही टीबी को चेक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन बोला जाता है। तो आप देखो टीबी के ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए बीसीजी दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलामाइड यूरिन वैक्सीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, वैक्सीन का फुल फॉर्म बैसिलस कैलामाइड यूरिन। ये वैक्सीन यूज होता है टीबी में प्रिवेंशन देने के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, और ये डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ दिया जाता है। तो ओके, किसी बच्चे का जन्म हुआ उसके डायरेक्टली बाद दिया जाता है बीसीजी को। ओके, नेक्स्ट आप देखो डॉट्स। बहुत आपने सुना होगा कुछ समय पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस था डॉट्स। ओके, तो ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगी। नेक्स्ट आप देखो मेंटियक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जिसको टीएसटी भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका? मेंटियक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। ये एक ऐसा मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो पता करने के लिए कि कोई जो पर्सन है वो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है कि नहीं, ओके, इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो ये जो है मेंटियक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ये भी रिलेटेड है किससे? टीबी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो कॉलरा। और कॉलरा में क्या दिया जाता है? ओआरएस सॉल्यूशन दिया जाता है मेनली। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओआरएस सॉल्यूशन किस में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कॉलरा। ओके, नेक्स्ट आप देखो टाइफाइड। और टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? वाइरल टेस्ट होता है, राइट। टिटनेस आप देखो कॉल्ड लॉक जॉ, टिटनेस को लॉक जॉ भी कहा जाता है। और देखो आप टिटनेस में एक वैक्सीन दी जाती है जिसको क्या कहा जाता है? डीटीपी वैक्सीन। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्ट्यूसिस। इसका मतलब होता है कि तीन जो डिसीजेज हैं इसमें ये वर्क करती है वैक्सीन, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, सो आप देखो प्लांट न्यूट्रिशन जो होते हैं, इट मीन्स प्लांट को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके एसएससी एग्जाम में आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम दूसरे की प्रिपेयर करे हो तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, प्लांट न्यूट्रिशन का। ओके, तो देखो प्लांट न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है गैसेस, दूसरा होता है मिनरल्स के फॉर्म में। गैसेस आप देखो ये होता है CHO, इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आप कैसे याद रखोगे? ओके, तो ये आप याद रखो चो से। चो, तो चो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये होता है गैसेस फॉर्म प्लांट न्यूट्रिशन का। मिनरल्स की बात करें, ठीक है, सिर्फ 3 होता है, याद रखना है आपको। मिनरल्स की बात करें तो ये डिवाइड होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ओके, जिसमें जो प्लांट को इसका जो अमाउंट है वो चाहिए रहता है बिटवीन 1 to 10 mg। ओके, तो प्लांट रिक्वायर करता है 1 से लेकर 10 mg के बीच में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जिनको सूक्ष्म मात्रक भी कहा जाता है, और इसमें जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये इक्वल या लेस देन 0.1 mg। ओके, तो 0.1 mg से कम हो या तो इसके बराबर हो। ओके, अब आप देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो आते हैं वो आते हैं NPK। तो आपने देखा होगा फर्टिलाइजर, अगर आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर होते हैं NPK के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ओके, NPK याद रखना है आपको, NPK। ओके,
और देखो दूसरा इसमें क्या होता है सेकेंडरी, ये हमने पढ़ा प्राइमरी में एनपीके आता है, सेकेंडरी में आता है हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम एस, ओके। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है सीएमएस, ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर, ओके। दूसरा आप देखो यहाँ पर है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दी, अब कौन कौन से होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो एफी, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोबिलिडियम, क्लोरीन और निकल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप देखो सीएचओ पूछा जाता है आपसे, एनपीके भी, कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा सेकेंडरी में आता है, कौन सा प्राइमरी में आता है। तो याद रखना है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं एफी, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिबेडियम, क्लोरीन एंड निकल, ओके, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अभी हमने पढ़ा प्लांट न्यूट्रिशन और हमने पढ़े डिसीजेस। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे हम देखते हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉट इज इन ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम, डॉट नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो यहाँ पर आप देखो डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, क्या है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की जगह अगर आपको थेरेपी भी देखने को मिले एग्जाम में तो भी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज निक्षय पोषण योजना इज अ स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू डैश पेशेंट्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निक्षय पोषण योजना जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ओके, और इसने लॉन्च की थी, तो ये किस लिए लॉन्च की गई थी, तो किस लिए लॉन्च की गई थी, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है, जो टीबी पेशेंट्स हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए, न्यूट्रिशन में सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो निक्षय पोषण योजना तो 2021 में आई थी, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ टेक्निक यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, ओके। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलिसा बोला जाता है, ओके, एलिसा टेक्निक। तो ये किसके लिए होता है, एड्स के लिए, अभी हमने पढ़ा। तो एड्स इट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कौन से वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द एचआईवी वायरस डिस्ट्रॉय डैश द वीकनिंग द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन, तो जो एचआईवी वायरस होता है, ओके, तो वो कौन सी जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एचआईवी वायरस है किस पे इफेक्ट डालता है, तो ये डालता है आपके मेनली डब्ल्यूबीसी पे, जिसको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाइट ब्लड सेल, ओके, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी डिसीज वगैरह होते हैं उनसे फाइट करते हैं, ओके। तो डब्ल्यूबीसी याद रखना है आपको, जिनको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। तो एचआईवी क्या है, एक इन्फेक्शन है जो अटैक करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे, स्पेशली जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ओके, और जिसकी वजह से एक जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वायरस दैट कॉजेज एड्स, कौन से ईयर में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एड्स को डिस्कवर किया था, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कौन से ईयर में, तो इन्होंने डिस्कवर किया था 1983 में, राइट। सो इन 1983 में जो पास्चर इंस्टीट्यूट है पेरिस का, फ्रांस का, उन्होंने डिस्कवर किया था HIV-1 को, ओके, याद रखना है आपको 1983 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑर्गन गेट अफेक्टेड इन वेल्स डिसीज। अब वेल्स डिसीज की बात हो रही है, तो आखिर ये होता क्या है, ओके। सो देखो आप इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा किडनी, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो जो ये वेल्स डिसीज है ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ओके, जो स्प्रेड हो जाता है थ्रू द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है ना, तो उनका जो यूरिन के थ्रू जो ये डिसीज है ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है, ओके। तो ये क्या होता है इसमें कि ह्यूमंस गेट लेप्टोस्पायरोसिस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद यूरिन। अब ये जो वेल्स डिसीज है ना, इसको क्या कहा जाता है, लेप्टोस्पायरोसिस, जिसमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आ जाता है, ओके, कौन, ह्यूमंस, किससे, एनिमल्स के यूरिन से, ओके। जो अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है इस डिसीज से और ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आ गया, ओके, थ्रू वाटर, सॉइल और फूड या किसी भी कंटामिनेटेड जो चीज़ है, ओके, विद देयर यूरिन के साथ, तो ये डिसीज हो जाती है ह्यूमंस को भी, जिसको लेप्टोस्पायरोसिस भी कहा जाता है, जो एक बैक्टीरियल डिसीज है, ओके। ध्यान रखना है आपको, डेट अफेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट डालती है, और इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया ऑफ द जीनस लेप्टोस्पायरा, इसी पे नाम इसका रखा गया है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये कौन से बैक्टीरिया के जीनस से आता है, लेप्टोस्पायरा, ओके। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी किडनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सीडोरोसिस और डिसीज कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ। अब सीडोरोसिस देखो आप एक डिसीज है, ओके, जो होता है हमें जब हम कुछ इनहेल करते हैं। तो सीडोरोसिस देखो आप किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आयरन के डस्ट है, ठीक है। तो जब आयरन का डस्ट हम इनहेल कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जो डिसीज है सीडोरोसिस, ये होने का खतरा रहता है, ओके। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। अब आपको बताना है कि कौन सी डिसीज होती है फ्लोरीन के डेफिशिएंसी में। तो आप देखो फ्लोरीन की बात हो रही है, तो ये हमें फ्लोरीन से हो जाता है हमें कौन सी डिसीज, डेंटल कैरीज, ओके। तो फ्लोरीन की कमी होगी तो आपके जो दांत वगैरह है इसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वाशिकोर इज इन चिल्ड्रन। तो आपने क्वाशिकोर पढ़ा होगा, ओके। तो ये कौन सा है, क्या ये चीज़, तो ये आपसे पूछा गया है। तो
आपको बताना है हु गेट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो विटामिन डाइट, लो मिनरल डाइट, लो प्रोटीन डाइट। तो देखिए क्वाशियोर जो होता है ये एक प्रोटीन से रिलेटेड डाइट है। इट मीन्स अगर किसी भी बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसको ये क्वाशियोर जो डिसीज़ है ये हो जाती है। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो देखिए क्वाशियोर एक डिसीज़ है मार्क्ड बाय सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो इन्फेंट या चिल्ड्रन को इफेक्ट डालता है उनके ऊपर। ओके, अदर आप देखिए मेरेस्मस भी आपने पढ़ा होगा। तो मेरेस्मस क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोटीन से रिलेटेड ही डेफिशिएंसी है। ओके, कि प्रोटीन की कमी होगी तो आपको हो जाएगा, जिसको कुपोषण भी कहा जाता है हिंदी में। कुपोषण का ही एक टाइप है। ओके, सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज टू लो फॉर अ पर्सन नीड। तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, वो एज अ कंपैरिजन जितना पर्सन को चाहिए वो कम है, तो क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। आपने देखा भी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज जनरली वायरस इज मेड अप ऑफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि वायरस किससे बना होता है, राइट। तो वायरस हमारा किससे बना रहता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। किसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, राइट। सो आप देखो वैक्सीन का क्रेडिट किसको जाता है, एडवर्ड जेनर को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स लिखा है तो जेनर लिखा है, तो जेनर से आप जेनी याद रखिए कि जेनी एक स्मॉल गर्ल है। ओके, तो उसको हमेशा वैक्सीन लगती है। जेनी एक स्मॉल गर्ल है जिसको हमेशा वैक्सीन लगती है, तो जेनी से जेनर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, सो आप देखो इन 1796 वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन बना था किसके लिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए, और इसी को वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन भी कहा जाता है 1796 में बाय एडवर्ड जेनर। 12th क्वेश्चन इज विच पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हमें कैसे होता है, हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंजा। ओके, तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच डिसीज इज कॉज बाय निकल। अब निकल से कौन सी डिसीज होती है, तो देखो निकल से कौन सी डिसीज होती है, डर्मेटाइटिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप देखो मिनी माता किससे होता है, ओके, मर्करी की वजह से। इटाई डिसीज किससे होता है, कैडमियम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिसीज़ है वो कौन सी मिनरल की कमी से होता है, तो ये आपको बताना है। सो आप देखो कैल्शियम की कमी से। ओके, बोन्स वगैरह कमजोर हो जाते हैं तो कहते हैं ना कैल्शियम खाया करो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस। ओके, तो जीका वायरस का कैरियर कौन सा मॉस्किटो है, सो आपको याद रखना है एडीज मॉस्किटो। तो जो जीका वायरस है ये भी कौन सी मॉस्किटो की वजह से होता है, इसका कैरियर कौन है, एडीज मॉस्किटो। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज जीका वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 एंड इज नेम्ड आफ्टर द जीका डैश इन युगांडा। ओके, तो देखो पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1947 में, फिर इसको नाम रखा गया इसका जीका जो युगांडा का एक है। तो आपसे पूछा है कि किसके नाम पे रखा था। ओके, तो किसके नाम पे रखा था, तो फॉरेस्ट। तो जीका जो है एक फॉरेस्ट है युगांडा में। ओके, तो देखिए युगांडा जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, कहाँ की, ईस्ट अफ्रीका की। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फॉरेस्ट। ओके, तो जीका फॉरेस्ट कहाँ पे, युगांडा में, इसी के नेम पे रखा था जीका वायरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट वाटर बॉर्न। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिसीज वाटर बॉर्न नहीं है। ओके, तो देखो हेपेटाइटिस है, मीजल्स, कॉलरा, टाइफॉइड। ओके, तो आप देखो जो हेपेटाइटिस ए है, कॉलरा है, टाइफॉइड है, तो ये सब कंटामिनेटेड जो वाटर होता है इससे भी फैलता है। ओके, इसी से फैलता है। सो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, मीजल्स, क्योंकि यहाँ पे पूछा है जो नॉट वाटर बॉर्न है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो एक्सेप्ट मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, कॉलरा एंड टाइफॉइड, ऑल आर वाटर बॉर्न डिसीज फ्रॉम कंटामिनेटेड जो वाटर होता है इससे ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज यूविट्स डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यूविट्स एक डिसीज है जो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड है। सो आप देखो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, आइज से। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो जो यूविट डिसीज है ये रिलेटेड है आपके आइज से। ओके, सो यूविट इज अ डिसीज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये स्वेलिंग हो जाती है। ओके, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें आपको यूविट डिसीज देखने को मिलते हैं। ये आइज से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, यूविट्स डिसीज आइज। ओके, तो ये यूविट डिसीज जो है आइज से रिलेटेड है, कैसे आप याद रखोगे, तो यहाँ पे आपको यूविट्स लिखा है, इट्स से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिलेटेड है आई से, इट्स आई। ओके, इट्स आई, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिंग वॉर्म इज अ डिसीज कॉज बाय। अब रिंग वॉर्म एक डिसीज है, ओके, जो किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, फंजाई। तो आपने देखा होगा ना फिंगर्स के बीच में हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो ध्यान रखना है आपको, फंजाई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आप देखो जो रिंग वॉर्म है ये फंजाई से रिलेटेड है। फंजाई से और भी डिसीज होते हैं, जैसे कि आजकल हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और आपने देखा होगा अस्थमा वगैरह भी, तो ये भी रिलेटेड है फंजाई से। क्वेश्चन नंबर 20 इज हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ। अब हीमोफोबिया जो है
ये किससे रिलेटेड है। तो आप देखो हीमो लिखा है ना यहाँ पे, हीमो जैसे हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, हीमोफीबिया। तो हीमोफीबिया में आप देखो हीमो यानी कि किससे रिलेटेड होता है, हमारा ब्लड से रिलेटेड होता है, राइट। तो ब्लड से क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड है हमारा ब्लड से, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सी हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने इन्वेंट किया है एंटीबायोटिक्स को। तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ना मेडिसिन, तो किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, तो ये ल्यूविन हुक को कहा जाता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या याद रखने हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओके कि बैक्टीरिया को किसने खोजा था, ओके तो बैक्टीरिया को खोजने का किसने इसको डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है ल्यूविन हुक ने। ओके, किसने डिस्कवर किया था, ल्यूविन हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायरस है, पहली बार वायरस टर्म किसने दिया था या पहली बार वायरस को कौन लेके आया था, तो आपको याद रखना है इवान बॉस्की। ओके, तो इवान बॉस्की और बैक्टीरिया ल्यूविन हुक, ये दोनों ही नाम आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो उच्च रक्तचाप में यानी कि ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है हाइड्रालेजाइन। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हाइड्रालेजाइन जो एक ड्रग है, इसका यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। ओके, सो आप देखो जो हाइड्रालेजाइन है ये टाइप ऑफ ओरल मेडिसिन है जो यूज़ होता है हार्ट फेलियर में और हाई ब्लड प्रेशर में। अगर किसी का हार्ट फेलियर हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो हाइड्रालेजाइन जो एक ड्रग है इसको दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। तो कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है अगर किसी पर्सन के आईज में प्रेशर बढ़ गया है। ओके, तो देखो आप आईज में अगर प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है तो जो लॉस ऑफ विजन है वो भी हो सकता है। ओके, रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें यूज़ होता है टेनोमीटर का। ओके, तो टेनोमीटर का यूज़ किया जाता है टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। ओके, तो डॉट किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी हमने देखा था। तो डॉट है शॉर्ट फॉर्म किसका, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का। ओके, या डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट प्लान का। तो ये होता है हमारा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अगर आपको ट्रीटमेंट के प्लेस पे थेरेपी भी देखने को मिले तो भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 इज द सिस्टम अफेक्टेड बाय एड्स डिसीज। तो कौन सा सिस्टम एड्स से डिफेक्ट हो जाता है, एड्स से अफेक्ट हो जाता है, सो हमारा इम्यून सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज ड्रग कॉल्ड पेंसिलिन इज ऑब्टेन बाय। अब ड्रग जो है जिसको हम पेंसिलिन कहते हैं, ओके तो ये किससे ऑब्टेन होता है, तो देखो ये हमें ऑब्टेन होता है फंगस से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और पेंसिलिन की खोज किसने की थी, किसने डिस्कवर किया था, राइट। तो मैंने आपको ये केमिस्ट्री वाले में भी बताया था, तो अगर आपको याद है तो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है प्लांट्स के लिए। ओके, तो आप देखो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था और माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ा था। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाता है हमारा मैग्नीज। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विटामिन। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर विटामिन होता क्या है। ओके, सो देखो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इट मीन्स कि उनमें कंटेन होता है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो कार्बन तो होगा ही, राइट। विटामिन में देखो कोई भी कैलोरी नहीं होती है। अगर कोई आपसे कहेगा कि नहीं नहीं विटामिन में कैलोरी होती है, तो आप कहना कि विटामिन के साथ कुछ और मिलाया गया है तभी उसमें कैलोरीज आई हैं, बट विटामिन में खुद से कैलोरीज नहीं होती हैं। ओके, अब देखो विटामिन की बात आती है कि आखिर विटामिन को किसने इन्वेंट किया था। तो देखो विटामिन को इन्वेंट तो किया था एफ.जी. हॉपकिंस ने। ओके, बट ओरिजिनली जिसने टर्म दिया था विटामिन, उसमें किसका नाम आता है, कैशमेर फंक का। ओके, तो विटामिन फंक का, राइट। और फादर ऑफ विटामिन थेरेपी भी किसको कहा जाता है, तो फंक को ही कहा जाता है, कैशमेर फंक। ओके, सो विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो पहला वो टाइप जिसमें जो हमारी विटामिन बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इट मीन्स जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ओके तो उनको बोला जाता है फैट सॉल्युबल। दूसरा होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते और उनको कहा जाता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, एंड जो सेकंड होता है हमारा वाटर सॉल्युबल, इसमें आता है विटामिन बी एंड सी। तो इसकी देखिए एक बहुत फेमस ट्रिक है, कीड़ा से इसको याद कर सकते हैं। कीड़ा KED है, तो KED वाले कौन से हैं, जो फैट सॉल्युबल हैं और हमारे बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो जो विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम क्या है और इनकी वजह से जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन से हमें डिसीजेस हो जाते हैं, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप देखो विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। इसका साइंटिफिक नेम आप ऐसे याद कर सकते हो, रेटिनॉल नाम है विटामिन ए से, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, उसको हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। तो रतौंधी हो जाता है, तो
तो रतौंधी सही, आपको देखो रेटिनॉल, रतौंधी रेटिनॉल मैच कर रहा है, तो रेटिनॉल याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम। ओके, अब आप देखो इसी में कई टाइप के डिसीजेज हो जाते हैं। पहला है मोनोक्रोमेसी। तो मोनोक्रोमेसी में क्या हो जाता है, रिड्यूस एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। तो कुछ कलर्स हैं आपके सामने, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। ओके, तो मोनोक्रोमेसी इसको कहा जाता है। सेकेंड होता है जेरोथेलेमिया। ओके, और ये एक ऐसी डिसीज है जो कॉज करती है ड्राई आइज, हमारी आंखों को ड्राई बना देती है। ओके, टीयर फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जीरोथेलेमिया मोनोक्रोमेसी रिलेटेड है विटामिन ए से। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और नाइट ब्लाइंड्स तो बहुत फेमस डिसीज है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको सही से दिखाई नहीं देता डिम लाइट्स में। ओके, सो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथेलेमिया, मोनोक्रोमेसी आर ऑल रिलेटेड टू विटामिन ए एंड दीज आर डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो विटामिन B1, और विटामिन B1 को कहा जाता है थायमाइन। ओके, और इसमें जो डिसीज होती है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बेरी बेरी, तो विटामिन B1 की अगर आपके बॉडी में कमी हो गई तो आपको बेरी बेरी डिसीज हो सकता है जो अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, बेरी बेरी नर्वस सिस्टम। ओके, तो विटामिन B लिखा है, बी से ही बेरी 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 बेरी। ओके, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी बेकार है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो B1 लिखा है, तो 1 से ही आपको याद रखना है 1 एमाइन, तो थाइमाइन 1 एमाइन। ओके, विटामिन B2 देखो, तो विटामिन B2 को कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है रिबोफ्लेविन, साइंटिफिक नेम रिबोफ्लेविन। ओके, तो ध्यान रखना है आपको रिबोफ्लेविन। विटामिन B3 आप देखो तो इसको कहा जाता है नियासिन, और कई जगह आपको निकोटिनामाइड भी देखने को मिलेगा, नियासिन। ओके, और इससे जो डिसीज होती है वो होती है पेलाग्रा। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी होती है, पेलाग्रा। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, नियासिन। ओके, तो 3 से आपको याद रखना है थ्रीसीन, बार बार बोलना है थ्रीसीन। ओके, तो नियासिन हो जाएगा, राइट। विटामिन B5 आप देखो, इसको बोला जाता है पैंथियोनिक एसिड, विटामिन B5 पैंथियोनिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखो 5 लिखा है, 5 को और क्या बोलते हैं, पेंट भी बोलते हैं ना, पेंटागन जैसे कि पेंट, तो पेंट से ही आपको पैंथियोनिक एसिड याद रखना है, पैंथियोनिक एसिड। विटामिन B6, ओके, तो पायरोडॉक्सिन, तो B6 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पायरोडॉक्सिन। कैसे याद रखोगे, देखो B6, ठीक है, 6 लिखा है, तो 6 को हम ऐसे लिखते हैं ना 6, तो 6 से ही साइन याद रखना है, देखो 6 जाइन। ओके, तो विटामिन B6 को बोला जाता है पायरोडिक्सिन। ओके, पायरोडॉक्साइन। नेक्स्ट है अब आप देखो विटामिन B7, और विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है बायोटीन, और इसको डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो ये होता है हमारा हेयर फॉल। ओके, तो बायोटीन की कमी हो गई तो हेयर फॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 लिखा है B7। ओके, तो 7-17 बायोटीन, ऐसे याद रखना है 7-17 बायोटीन, तो इसको क्या बोला जाता है, बायोटीन। विटामिन B9, तो इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कोबाल एमिन कहा जाता है। ओके, कोबाल एमिन, तो ये जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। इट कैन लीड टू मेंटल कंफ्यूजन एंड फॉरगेटफुलनेस। ओके, तो इसकी अगर आपको कमी हो जाती है तो आपको न्यूरोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आप चीज़ों को भूलने लगते हो। ओके, तो कन्फ्यूजन होने लगती है, तो आपको याद रखना है विटामिन B12 को कोबाल एमिन कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपको याद भी होगा। विटामिन 6 जो है, ओके, विटामिन C जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है वो होती है हमारी स्कर्वी, जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो विटामिन C लिखा है, और ये रिलेटेड है किससे, एसिड से। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना कि इसमें विटामिन C होता है, और वो खट्टे फल में क्या होता है, एसिड होता है। तो ऐसे याद रखना है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड में कि इससे कौन सी डिसीज होती है, मेनली स्कर्वी, राइट। विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है, और इसमें जो डिसीज आपको हो जाती है वो हो जाती है रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, ओके, बोन से रिलेटेड है। ऑस्टोमलेशिया ये भी रिलेटेड है आपके बोन से, जिसमें आपके अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कहते हैं ना कि कैल्शियम की कमी हो गई है। ओके, तो इसमें आप क्या लो, कैल्शियम की गोली लो। ओके, तो विटामिन D की कमी हो जाती है कैल्शियम की वजह से, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सी से ही कैल्सीफेरॉल ईजिली आपको याद रहेगा। ओके, और विटामिन D के लिए कहा जाता है ना कि आप UV रेज लो, धूप में जाके बैठो तो विटामिन D आपको मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, और इसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, लो फर्टिलिटी। और विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह हो जाता है, लो फर्टिलिटी हो जाती है, ओके, मैन और वुमेन में। तो विटामिन ई को आप कैसे याद कर सकते हो, टोकोफेरॉल। तो आप देखो किसी को अगर हमें बुलाना आता है ना, तो हम कहते हैं ना, ए सुन जरा, तो वो हमसे आके क्या बोलेगा, ए टोका मत करो पीछे से, ए टोका मत करो पीछे से, तो ए से टोको, तो टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। ओके, सो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात हो रही है, तो विटामिन के को कहा जाता है फाइटोनियोडियन। ओके, फाइटोनियोडियन विटामिन के। ओके, तो विटामिन के लिया फाइट करने लगे, विटामिन के लिया फाइट करने लगे, फाइटोक्यूनोडियन, जिसमें
इसकी डेफिशिएंसी से आपके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है नॉन क्लॉटिंग की, ओके। तो आपके अंदर जो ब्लड होता है जल्दी क्लॉट नहीं होता, ओके। तो डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन से इनके साइंटिफिक नेम से, और इंपॉर्टेंट जो डेफिशिएंसी डिसीज है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है मेनली, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन से ही रिलेटेड, इससे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। तो जो कोबाल्ट है वो किसमें मिलता है हमें? विटामिन B12, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन टेक प्लेस इन बॉडी D and K, ओके। तो कौन से विटामिन है जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में बनता है? तो आपको याद रखना है विटामिन D and K। डी के याद रखो, विटामिन D and K। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेनली अकर्स इन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, ओके। तो हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है, ओके। एंड सिंथेसिस होता है विटामिन डी का, कहा जाता है कि आप धूप में जाके बैठ जाओ यूवी रेज में। विटामिन D2, अब देखो विटामिन डी का भी पार्ट्स है, विटामिन D2, ठीक है। तो विटामिन D2 को कहा जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, D2 आ गया तो एर्गो कैल्सीफेरॉल, ओके। विटामिन ए जो है स्टोर रहता है हमारे लीवर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द विटामिन विच इज स्टोर्ड इन आवर लीवर? तो आपको याद रखना है विटामिन ए। विटामिन सी हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड। तो विटामिन सी है, हमारे चोट वगैरह लग जाते हैं तो इसको घाव भरने में बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रहता है। विटामिन सी जो है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में भी, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन डी जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इज विच इज सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज हो जाता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की वजह से? तो आपको याद रखना है विटामिन B12 एंड विटामिन के। विटामिन B12 एंड विटामिन के ऐसे विटामिन हैं जो इंटेस्टिनल जो बैक्टीरिया है, ई कॉली बैक्टीरिया जिसको हम कह सकते हैं, ओके। तो इससे ये सिंथेसाइज होता है। विटामिन एक्ट लाइक हार्मोन। तो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? सो विटामिन डी, राइट। नेक्स्ट अब आपको देखो क्या याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन पर ग्राम बेसिस। तो आप लोग जानते हैं कि कौन से जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। तो इन्हीं से निकल के एक पॉइंट आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी के बेसिस पे अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन अ पर ग्राम बेसिस पे, तो किससे हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है? तो देखो इसमें आपका सीरीज आता है, सबसे पहले फैट, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन अ पर ग्राम बेसिस पे, ओके, कौन पहले नंबर पे है, कौन सेकंड पे है? तो आपको याद रखना है फैट फर्स्ट पे है, सेकंड पे प्रोटीन, थर्ड पे कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो फैट आ जाएगा सेकंड नंबर पे, और जो कार्बोहाइड्रेट है ये आ जाएगा फर्स्ट पे, और प्रोटीन हो जाएगा थर्ड पे, ओके। अमाउंट ऑफ एनर्जी के बेसिस पे पूछे पर ग्राम बेसिस पे, तो आपको याद रखना है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी के बेसिस पे पूछे, सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ओके, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो 29th क्वेश्चन इज डर्मेटाइटिस इज अ सिम्टम ऑफ डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब ओवरऑल अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आपके विटामिन से भी रिलेटेड होंगे और डिसीज से भी। तो डर्मेटाइटिस एक सिम्टम है, ओके, डिसीज का, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो डर्मेटाइटिस किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है? तो देखो डर्मेटाइटिस के आयरन से होता है, फैट से होता है, पोटेशियम से, तो ये होता है विटामिन की कमी से, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन ए को और क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहते हैं। रतौंधी से ही हमने रेटिनॉल, रतौंधी, रेटिनॉल रिलेट कर दिया, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से ही। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज जीरोथैलेमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी डेफिशिएंसी से होता है जीरोथैलेमिया? हमने पढ़ा विटामिन ए से। क्या होता है? ड्राई आइज की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बोथ हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन। तो हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयरन की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो बोथ हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन रिक्वायर करता है आयरन फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन जो होता है कैरी करता है ऑक्सीजन पिगमेंट एंड इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में एंड गिव्स कलर टू द ब्लड, ये हम जानते ही हैं, ओके। माइक्रोग्लोबिन जो होता है ये भी रिसीव करता है ऑक्सीजन को आरबीसी से एंड वर्क करता है हमारे मसल्स के लिए एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाती है जब ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो जाती है? तो हमने पढ़ा था ना कौन सा विटामिन है ये? तो ये होता है हमारा विटामिन के, ओके। तो के से याद रखना है आपको, और इसका साइंटिफिक नेम क्या था? फाइटोनिडियन, ओके।
तो विटामिन के आया और फाइट करने लगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड साइनोकोबालेमिन। तो इनमें से कौन सा जो विटामिन है जिसको साइनोकोबालेमिन कहा जाता है, तो आप देखो विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मार्क्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज 3D। ओके, तो कौन सा डिसीज है जो अपने साथ इन तीनों डिसीज को लेकर चलता है, डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, जिसको 3D भी कहा जाता है। ओके, तो ये कौन सा डिसीज है? पेलाग्रा, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अब आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी से। किसको क्या कहते हैं? सो विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। तो हमने याद रखा था ना, लाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहते हैं, तो रतौंधी से ही रेटिनॉल, राइट। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। तो कहते हैं ना ए इधर आओ, तो पीछे वाला क्या कहेगा? अरे यार टोकोफेरॉल, राइट। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? बी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। सो थर्ड का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विटामिन डी, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्शियम की वजह से होता है, राइट। सो कैल्सीफेरॉल से, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। ओके, सो फोर्थ का हो जाएगा डी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। सो फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कॉड लीवर इज द सोर्स ऑफ। अब कॉड लीवर किसका सोर्स है? ओके, सो देखिए कॉड लीवर सोर्स है किसका? मेनली विटामिन ए का। तो देखो कॉड लीवर कहाँ से मिलता है? हमें फिशेस से मिलता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखो मेनली तो ये विटामिन ए से मिलता है, बट कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है फिशेस की जो कंटेन करती है विटामिन सी, डी एंड ई। मेनली पूछा जाए ओवरऑल फिशेस का, तो आपको ध्यान रखना है ए। ओके, सो विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विथ रिकेट डिसऑर्डर। तो कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जो एसोसिएटेड है रिकेट डिसऑर्डर का? तो देखो रिकेट किससे रिलेटेड है? विटामिन डी और बोन से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम बेसिस। तो पर ग्राम बेसिस पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट क्या है एनर्जी का? तो ये अभी हमने पढ़ा था। तो देखो पहले पे आता है हमारा फैट, फिर आता है हमारा प्रोटीन, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस बेसिस पे हमें एनर्जी मिलती है पर ग्राम पे। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू विटामिन एंड डिसीजेस। ओके, सो आप देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि वायरस से कौन से डिसीज होता है, बट उनसे अलग जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिर्फ एसएससी की नहीं, अगर आप किसी भी अच्छे एग्जाम की भी और अच्छे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो आप देखो मैंने आपसे कहा कि बायो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ओके, तो मैं वीडियोस तो आपके लिए लेके आई रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करंट का अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, जो वीडियो आपके लिए एग्जाम में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ओके, सो उस पर अगला वीडियो हमारे अपॉइंटमेंट्स पे रहेगा। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सपोर्ट।